One, two, three, four, five, six, seven. Being with buddies is being in heaven. Seven are the colors, seven are the cause. When we together, stronger than a sword. याद आएंगी हमें वो घर और गलियां, झगड़े थे जहाँ जहाँ थी प्यारी दुनिया। भूलेंगे न हम तुमको यारो, रूठेंगे न हम तुमसे यारो। याद आएंगी हमें वो घर और गलियां, झगड़े थे जहाँ जहाँ थी प्यारी दुनिया। भूलेंगे न हम तुमको यारो, रूठेंगे न हम तुमसे यारो। अब तक आपने देखा कॉलेज का प्रेसिडेंट सबीना पर राज वगैरह की मदद का इल्जाम लगाता है, तो प्रिंसिपल ये फैसला करते हैं कि अब ये फैसला पूरे कॉलेज के सामने होगा कि दोनों टीमों में से किसको जानकारी ज्यादा है और कौन प्ले करने का हकदार है। और ये फैसला होगा क्विज के जरिए। मुकाबला टक्कर का होता है। आखिरी सवाल का जवाब राज की टीम को आता है, पर वो जानबूझकर गलत जवाब देती है, जिस वजह से दोनों टीमों में टाई हो जाती है। सबीना मैडम और प्रिंसिपल ये फैसला करते हैं कि दोनों टीमें मिलकर ये प्ले करेंगी। दोनों टीमों में दोस्ती हो जाती है और प्ले की अच्छी शुरुआत होती है। आइए अब देखते हैं आगे। प्रोडक्शन का क्या स्टेटस है? रिच, सब तैयार है। ये फोटोग्राफ देखो उनकी, और अब इनकी शक्ल देखो, हूबहू वही शक्ल निकली है। हाँ यार। अच्छा, पर्दा उठने वाला है। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान दोनों ही एक शहर शाहजहांपुर के रहने वाले थे। अशफाक उल्ला खान ने महात्मा गांधी के तहरीके तरके मवालात में शिरकत की, जिसकी वजह से उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। मगर चोरा चोरी में हुई तशद्दुद की वजह से जब गांधी जी ने अपनी मुहिम खत्म कर दी तो अशफाक हताश हो गए। और तब उनकी नजदीकी हुई राम प्रसाद बिस्मिल से, जो उनके साथ उन्हीं के स्कूल में पढ़ते थे। दोनों का मकसद एक ही था, हिंदुस्तान की आजादी। जब अदम ताउन तहरीक और खिलाफत तहरीक कमजोर पड़ गई, तब उनकी एक राय बनी कि अगर मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराना है तो हथियार उठाने होंगे। हथियारों के लिए चाहिए पैसा, और पैसों के लिए सरकारी खजाना लूटने का फैसला हुआ। जी हाँ, काकोरी की ट्रेन डकैती। राजेंद्र लहरी और सचिंद्र नाथ बख्शी भी उनके साथ थे। एक पठान दोस्त जिसके घर में वो छिपे थे, उसने धोखा दिया और सोते हुए अशफाक को पुलिस के हाथों पकड़वा दिया। अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी और रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। अशफाक को फैजाबाद जेल में फांसी हुई और उसी दिन यानी 19 दिसंबर 1929 को लगभग उसी वक्त राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी हुई। दोनों स्कूल के वक्त के दोस्त एक साथ जिए और एक साथ शहीद हुए। फांसी से एक दिन पहले अशफाक ने नए धुले कपड़े पहने
और साथियों से कहा, कल मेरी शादी है, जरा देखकर तो बताओ, कहीं दूल्हे में कोई कमी तो दिखाई नहीं दे रही। हाय जननी जन्मभूमि छोड़ कर जाते हैं हम, देखना है फिर यहाँ कब लौट कर आते हैं हम। स्वर्ग के सुख से भी ज्यादा सुख मिला हमको यहाँ, इसलिए तजते इसे हर बार शर्माते हैं हम। ऐ नदी नालो दरख्तों पक्षियों मेरा कसूर, माफ करना जोड़ के कर तुमसे फरमाते हैं हम। कुछ भलाई भी न हम तुम सब की खातिर कर सके, हो गए बलिदान बस संतोष यूं पाते हैं हम। माँ तुझे इस जन्म में कुछ सुख न दे पाए कभी, फिर जन्म लेंगे यहीं ये कौल कर जाते हैं हम। शीघ्र करके यत्न मेरे देश, फिर आकर तुझे दुश्मनों से छीन लेंगे ये कसम खाते हैं हम। ये मस्ताना शायर भी हैरान करने वाली खुशी से फांसी चढ़ा। बड़ा सुंदर और लंबा चौड़ा जवान था, तगड़ा बहुत था, जेल में कुछ कमजोर हो गया था। आपने मुलाकात के वक्त बताया कि कमजोर होने की वजह गम नहीं, बल्कि खुदा की याद में मस्त रहने की खातिर रोटी बहुत कम खाना है। फांसी से एक दिन पहले आपसे मुलाकात हुई। आप खूब सजे सवरे थे, बड़े बड़े कड़े हुए केश खूब सस्ते थे, बड़ा हंस हंस कर बातें करते रहे। आपने कहा, कल मेरी शादी होने वाली है। दूसरे दिन सुबह 6 बजे आपको फांसी दी गई। कुरान शरीफ का बस्ता लटकाकर हाजियों की तरह वजीफा पढ़ते हुए बड़े हौसले से चल पड़े। आगे जाकर तख्ते पर रस्सी को चूम लिया। वहीं आपने कहा, मैंने कभी किसी आदमी के खून से अपने हाथ नहीं रंगे और मेरा इंसाफ खुदा के सामने होगा। मेरे ऊपर लगाए सभी इल्जामात एकदम गलत हैं। खुदा का नाम लेते ही रस्सी खींची गई और वो कूच कर गए। उनके रिश्तेदारों ने बड़ी मिन्नतों खुशामदों से उनकी लाश ली और उन्हें शाहजहांपुर ले गए। लखनऊ स्टेशन पर मालगाड़ी के एक डिब्बे में उनकी लाश देखने का मौका कुछ लोगों को मिला। फांसी के 10 घंटे बाद भी चेहरे पर वैसी रौनक थी, ऐसा लगता था कि अभी ही सोए हों। लेकिन अशफाक तो ऐसी नींद सो गए थे कि जिससे वो कभी नहीं जागेंगे। अशफाक शायर थे। मरने से पहले आपने 2 शेर कहे थे। फना है सबके लिए, हम पे कुछ नहीं मौकूफ, बका है एक फकत जाने किबरियों के लिए। दूसरा शेर यूं है, तंग आकर हम उनके जुल्म से बेदाद हैं, चल दिए सूए अदम
जिंदाने फैजाबाद से। यार प्ले शुरू होने वाला है, स्टेटस क्या है? कहाँ हैं सारे आर्टिस्ट? आबादी बानो लीड में है, मेकअप हो चुका है, एकदम तैयार। ठीक है यार, इस एक्ट का डायरेक्टर कौन था, भूल गया मैं। जमील है ना बी अम्मा, मेरा मतलब है आबादी बानो का परफॉर्मेंस डायरेक्टर जमील है। जमील। हाँ, क्या बात है? अरे जमील, कैरेक्टर रेडी है ना तेरा? हाँ, सबा और रजिया उसे कुछ टिप्स दे रही हैं आबादी बानो के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। आओ अब हम अगले एक्ट की तैयारी पर नजरसानी करें। अच्छा, पर्दा उठने वाला है, आई एम गोइंग। कार वहां तो चलता रहता है जब तक वो मंजिल तक नहीं पहुंचता, और मंजिल तक पहुंचते पहुंचते और हम सफर जुड़ जाते हैं। हिंदुस्तान की आजादी के सिपाहियों का कारवां भी बढ़ता गया। नए नए सिपाही जुड़ते गए, औरतें भी, मर्द भी, जवान भी, बूढ़े भी। इन मुजाहिदों में बहुत से नाम अनजान ही रहे, और कुछ ऐसे जो वक्त की गर्द में दबते चले गए। ऐसी ही एक वतन परस्त थीं एक खातून, जिनके नाम से 20वीं सदी के शुरुआती दौर में बच्चा बच्चा वाकिफ था। एक ऐसी खातून जिसने जमाने, हालात और मौके के मुताबिक खुद को जैसा चाहा बना लिया, और जिस काम को पूरा करने की ठान ली उसके लिए जान की बाजी भी लगा दी। पर्दे में रहने वाली उस खातून ने जब मुल्क की आजादी के लिए कुछ कर गुजरने की ठानी तो पर्दे से बाहर आकर आवाम को अपनी आवाज से झकझोर दिया। मैंने लाल किले से अपना झंडा उतरते देखा है, अब मेरी ख्वाहिश है कि इस बरतानवी झंडे को उतरते देखूं। वो खातून थीं आबादी बानो बेगम, अली बिरादरान की वालिदा। 1914 में जब अली बिरादरान गिरफ्तार हुए तो जो कुछ आबादी बेगम ने कहा और किया, उसके बाद अली बिरादरान की मां को हर कोई मां कहने में फख्र समझने लगा, और उनका नाम बी अम्मा पड़ गया। जब शौकत अली और मोहम्मद अली को अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार कर लिया तो आबादी बानो बेगम पर दबाव डाला गया कि वो अपने बेटों से माफीनामे पर दस्तखत करवा दे। आबादी बानो वो कागज लेकर जेल में अपने बेटों के पास गईं, मगर उन्हें मुल्क फरोशी के इकरारनामे पर दस्तखत करने के बजाय उन्हें साफ लफ्जों में कहा, मेरे बच्चों, मुझे तुम्हारी आजादी बेहद महबूब है, लेकिन मुल्क की आजादी से ज्यादा महबूब नहीं। अगर तुमने मुल्क व मजहब के खिलाफ कोई हरकत की तो मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला घोट दूंगी। और जब बी अम्मा जेल से बाहर निकली तो लोग बी अम्मा के बेटों शौकत अली और मोहम्मद अली की लंबी उम्र की दुआ मांग रहे थे। इस पर बी अम्मा के तेवर थे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम मुल्क और नौ इंसान की आजादी की दुआ करने के बजाय मेरे बेटों के लिए दुआ कर रहे हो। आबादी बानो सारे हिंदुस्तान की बी अम्मा बनी। वो कौमी यकजहती और कौमी बेदारी की अलामत बन गईं।
तहरीके आज़ादी के सिलसिले में उन्होंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात के दौरे किए। वे जहां जाती भीड़ उमड़ पड़ती। बिहार दौरे के दौरान 31 जनवरी सन 1922 की तकरीर के कुछ हिस्से सुनेंगे तो आप उनके जज्बात के कायल हो जाएंगे। वतन की आजादी को उन्होंने सबसे ऊंचा मकाम दिया। अजीज भाइयों, आप हिंदू हैं या पारसी, यहूदी हैं या मुसलमान, आपने मेरे बच्चों की गिरफ्तारी के मुतल्लिक सुना होगा। मैंने बुर्का उतार दिया है और मैं आपकी तरह हो गई हूं। भाइयों, याद रखिए, ये वक्त काम करने का है और आप काम करने के लिए मुस्तैद हो जाइए। मैं आपकी कामयाबी की दुआ करूंगी। अगर आपने हुकूमत के खौफ से हाथों में चूड़ियां पहन ली हैं तो उन्हें तोड़ दीजिए और मर्द बन जाइए। जेल जाने से मत डरिए। माँ भी तब तक बच्चे को दूध नहीं देती जब तक वो रोता नहीं। जब आप जेल जाएंगे तो अल्लाह को याद करेंगे। ध्यान से समझिए, अच्छे से परफॉर्मेंस देनी है, घबराना नहीं है और साफ साफ ऊंचा बोलना है। अब सुनिए, आप पख्तून हैं, गर्म खून, जो अहद कर लिया अपने कॉल से हटते नहीं, चाहे जान भी क्यों ना चली जाए। जान लेने और जान देने से पख्तून डरते नहीं। आपके इलाके में खून का बदला खून है, वहाँ कोई रहम दिली की गुंजाइश नहीं होती। याद रखिएगा ये सब बातें। मगर आप मादरे वतन की जोहवत में गांधी जी के ख्यालात से मुतासिर होकर अहिंसा के रास्ते पर चल पड़े हैं। मालूम है, तभी तो मुझे सरहदी गांधी कहा जाता है। यही वक्त है जब आपको अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, फिर कामयाबी कदम चूमेगी। दूसरा काम जो आपको करना है वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की तकमील। हसद और नफरत को उठा फेंकिए। आइए अब आपको लिए चलते हैं मुंगेर। दिन है 6 फरवरी सन 1922 का। मेरे अजीज भाइयों, बहनों और बच्चों, अगर आपको नागवार ना हो तो मैं आपसे चंद बातें करूं। इस नाजुक सूरत हाल में 2 बातें करना जरूरी है। पहली बात ये कि आप अपने पैरों पर खड़े हो जाइए और उन उसूलों को अपनाइए जिनको कई बार दोहराया गया है। अगर आप हकीकत में अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, जैसा कि मुझे यकीन है कि आप करते हैं, तो आप अपने पैरों पर खड़े हो जाइए और आप रज़ाकरों में भर्ती हो जाइए, वरना मेरी बात सुनना बेकार है। और अगर आपने सुस्ती का मुजाहिरा किया तो हिंदुस्तान का सफीना डूब जाएगा। मेरी निगाह में हिंदू मुस्लिम मेरे 2 बेटों शौकत अली और मोहम्मद अली की तरह हैं। मुझे अपने बेटों यानी अली बिरादरान की फिक्र नहीं, बल्कि मुझे सिर्फ खिलाफत, अपने मुल्क और स्वराज की फिक्र है। गुलामी की ये कैद जिसमें आप तड़प रहे हैं, सिर्फ आपकी कमजोरी और बुज़दिली की वजह से है। अगर हिंदुस्तानी दिलेर व बाहिम्मत होते तो ये ताजिर बादशाह ना बन जाते। बी अम्मा ने औरतों को उनके फराइज से आगाह करते हुए कहा, ऐसे नाजुक वक्त में औरतों का फर्ज है कि वो मर्दों को बहादुर बनाएं और खुद पाको साफ जिंदगी गुजारें, चाहे वो अपने वालिदैन के मकान पर हों या अपने शौहर के घर। लोग चाहे जो कहें, लेकिन हकीकत ये है कि औरतों को खानदारी के अलावा बच्चों की अच्छी तरबियत की जिम्मेवारी होती है। मर्द अपनी तलवार के कारनामों से याद किए जाते हैं, लेकिन औरतें उस रोशनी की वजह से याद की जाती हैं जिस रोशनी में मर्द अपनी जद्दोजहद बरकरार रखते हैं और किसी अहम तहरीक को अंजाम तक पहुंचाते हैं।
अगर औरतें अपने मर्दों को शुजाअत व जानिसारी से मुबर्रा पाएं तो लाजिम है कि खुद अपनी जानिसारी से मर्दों को सबक दें और उन्हें आइंदा नस्ल के लिए उम्मीद और हिम्मत बंधाएं। अगर औरतें अपने शौहरों और बच्चों को सही रास्ते पर ना लाएं तो ये उनका कसूर है। अगर आज बहादुर मर्द नहीं पाए जाते तो कसूर औरतों का है जो बचपन में ही उन्हें बुज़दिल बना देती हैं। हर औरत को चाहिए कि वो अपने मुल्क की इज्जत को बरकरार रखने के लिए आगे बढ़े और अकीदा मुस्तहकम रखे, क्योंकि अकीदा ही इंसान को तरक्की के ज़ीने तय करने में मदद देता है। औरतें अपने बच्चों को ये तालीम दें कि वो खुद तकलीफ उठाकर दूसरों को आराम पहुंचाएं, साथ ही साथ कुर्बानी देना और हर औरत की इज्जत करना सीखें, चाहे वो औरत किसी मजहब, किसी नस्ल या किसी इलाके की ही क्यों ना हो। वो अपने बच्चों को ये तालीम भी दें कि वो अपने मुल्क और कौम का वफादार बनकर रहें। अरे इरफान, यार ये अब्दुल गफ्फार खान कहाँ हैं? तुमने देखा उन्हें? विवेक यार, पिछले 10 मिनट से मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ, कहीं नहीं दिख रहे। मैंने पूरा कॉलेज छान मारा, कमरे कमरे छान मारे। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा पेट में दर्द हो रहा है, रेस्टरूम जा रहा हूँ। मैं रेस्टरूम भी देख आया हूँ, कहीं नहीं है वो। या अल्लाह, मैं भी हर जगह ढूंढ चुका हूँ, कहीं नहीं है। पूरा कॉलेज छान मारा है मैंने तो। क्या कह रहे हो विवेक? ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। यार बी अम्मा का तो रोल भी खत्म होने वाला है और उनके रोल के बाद सीधे इनका रोल है। यार ये क्यों नहीं आया अभी तक? खुदा कसम बहुत टेंशन हो रही है। इस बार तो बीपी के साथ साथ टेम्परेचर भी हाई हो रहा है मेरा। यार ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। एक काम करो विवेक। क्या? आप उनको जाकर बोलो कि थोड़ी देर लंबा खींचे, तब तक मैं बाइक पर कॉलेज के बाहर जाकर देखता हूँ, कहीं बाहर ना निकल गए हों। मैं उन्हें भी बोलता हूँ। घर के मर्दों में एक औरत बहादुरी और फराइज का जज्बा कैसे भर सकती है, बी अम्मा की तकरीरों में साफ है। मेरे बच्चों ने जब जेल का लिबास पहना तो मैंने उनसे साफ कह दिया कि अगर तुमने किसी किस्म की कोई कमजोरी दिखाई तो समझ लेना तुम मेरे बेटे नहीं हो। सिपाही के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि वो जंग करता हुआ मारा जाए। मैं इन मिसालों से अपनी या अपने बच्चों की तारीफ नहीं करना चाहती, बल्कि ये बताना चाहती हूँ कि हर औरत के दिल में यही जज्बा होना चाहिए। हिंदुस्तान की औरतें जाग चुकी हैं। बीवियों ने अपने शौहरों से, बहनों ने अपने भाइयों से और माओं ने अपने बेटों से कह दिया है कि मुल्क को मिल्लत के लिए जेल भर दो। हम हिंदुस्तान में स्वराज चाहते हैं। अगर हुकूमत ने स्वराज नहीं दिया तो कानून के खिलाफ वर्जी करेंगे। हम इस बात पर तैयार हैं कि अमनो सुलह से रहें, बशर्ते हमें स्वराज मिले। हमें सिवाय खुदा के किसी से खौफ नहीं। मेरे दिल में आग सुलग रही है इसलिए कि मैं हर तरफ पागलों की तरह दौड़ दौड़ कर लोगों को इनके फराइज से आगाह कर रही हूँ। मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक दिल की जलन कम ना हो जाए, और ये जलन स्वराज मिलने या मौत आने पर ही खत्म हो सकती है। बी अम्मा ने शाही या बड़े घरानों की औरतों को भी ललकारा कि वो गैर मुल्की कपड़े ना पहने। उनकी बातों में चोट ऐसी होती थी
कि जिसे सुनकर लोग सोचने पर मजबूर हो जाते थे। मैं किसी औरत को किसी और कपड़े में इतनी खूबसूरत नहीं देखती जितनी खद्दर में। हम तमाम औरतों का फर्ज है कि गैर मुल्की कपड़े पहनने से शर्माएं। मैं बूढ़ी जरूर हो चुकी हूँ लेकिन हिम्मत नहीं हार रही हूँ। मैं एक इनकलाब गदर की शक्ल में देख चुकी हूँ और दूसरा इनकलाब स्वराज की शक्ल में देखने की तमन्ना रखती हूँ। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें हिम्मत और हुब्बुल वतनी अता करें। आमीन। बी अम्मा की तकरीरों में वो साफ गोई थी, इतनी ईमानदारी थी जो इससे पहले आवाम ने बहुत कम देखी थी। प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों, हिंदुओं, मुसलमानों और बच्चों, आपने हर वह बात सुनी है जो पिछले 2 सालों से कही जा रही है। मैं यह जानना चाहती हूँ कि आप सिर्फ तकरीरें सुनेंगे या कुछ करना भी पसंद करेंगे? क्या आप में मुल्क की खिदमत करने का हौसला है? अगर आप में कुछ करने की हिम्मत है तो ये आपके हक में बेहतर होगा, वरना याद रखिए कि दुश्मन आपकी घात में लगा हुआ है। यह मुल्क हिंदू और मुसलमान दोनों का है, लेकिन हमारे मुल्क में दोस्तनुमा दुश्मन बहुत हैं। यह हमारा मुल्क है और हमारी सरजमीन है। हमें इसकी खिदमत करनी है, इस सरजमीन को वापस लेना है, जो सिर्फ स्वराज हासिल करने के बाद ही मुमकिन है। क्या हुआ? मिले कॉलेज में तुम्हें? नहीं इरफान, मुझे कहीं नहीं मिले। तुम्हें मिले क्या? नहीं यार, मैंने कॉलेज के बाहर दूर दूर तक अच्छे से देख लिया है, कहीं नजर नहीं आ रहे। यार ऐसे ऐन मौके पर कोई आर्टिस्ट कैसे गायब हो सकता है? यार अब क्या करें, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अगर ये ना आए तो कैसे संभालेंगे सब कुछ? अरे सब खत्म हो जाएगा। ठीक कहा यार, पर अब करें क्या?